हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम अरेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि अरेनियस थ्योरी क्या है, उसके बाद ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी और उसके बाद ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और उसके बाद जो है डिबाई-हक्कर-ओंसेगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरेनियस थ्योरी से। तो बेसिकली अरेनियस थ्योरी में सिंपल सा ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, जैसे कि यहाँ पर ए बी दे रखा है, ओके, ये कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या होता है, अपने आयंस में टूटता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर उस टाइम जब ये कहा गया था तब बड़ी बात थी। ओके, तो ये है विलयन में विद्युत अपघट्य के अणु दो प्रकार के आवेशित कणों में टूटता है, जिन्हें हम आयंस कहते हैं। ओके, ये है हमारा धनायन और ऋणायन। फाइन। अब यहाँ पे अरेनियस थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो आयंस में टूटते हैं ये वापस से संयोजित भी हो जाते हैं, वापस से अणु भी बना लेते हैं। ये आयंस आपस में संयोजित होकर और इसके अणु और आयंस के बीच में एक प्रकार का साम्य उपस्थित रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके हम डिबाई-हक्कर-ओंसेकर इक्वेशन में वापस से उसको देखेंगे। फाइन, तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितनी भी मात्रा आयनित होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की, विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित नहीं होता है, यहाँ पे कहा गया है कि नहीं होता है। ठीक है, और जितने अणु आयनित होंगे, ओके, वो क्या कहलाएगी, वो वियोजन की मात्रा क्या कहलाएगी, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगी। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ओके, वो हो रहा है क्या, आयनित। फाइन, तो पूरा का पूरा आयनित नहीं होता है, जो मात्रा आयनित होती है वो मात्रा कहलाती है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ओस्टवाल्ड, ये तो था आपका अरेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। तो अरेनियस इक्वेशन को ही यूज करते हुए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिया गया और उसमें जो है वो द्रव अनुपाती नियम इंट्रोड्यूस किया गया। इस नियम को यूज करते हुए अरेनियस की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। अरेनियस ने जो बताया था कि अणु और उसके आयंस के बीच में साम्य उपस्थित होता है, इसी को एक्सप्लेन किया गया। तो ये रहा ए बी, जो अपने आयंस में टूटा है और द्रव अनुपाती नियम लगाया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ओके, प्रारंभिक सांद्रता मान लो C थी, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 भी कह सकते हैं। ओके, पर मल्टीप्लाई करें तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 है। ओके, तो यहाँ पे है प्रारंभिक सांद्रता C1। ओके, और जब कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो प्लस जो आयन है, जो कैटायन है, उसकी वैल्यू क्या है, 0, और एनायन की वैल्यू क्या है, वो भी है यहाँ पे 0। ओके, अब जब डिसोसिएशन हो चुका है और साम्य पे उपस्थिति आ गई है, यहाँ पे पहुंच गए हैं हम, ठीक है, उस केस में फिर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो ए की कंसंट्रेशन यानी कैटायन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये डिसोसिएशन इनटू कंसंट्रेशन हो जाएगा, और बी भी जो है वो डिसोसिएशन कितनी मात्रा है कंसंट्रेशन की, वो हो जाएगा। और जो पीछे बची रहेगी यानी कि ए की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी डिसोसिएशन के बाद, ए प्लस और बी माइनस में टूटने के बाद अब जो ये C1 कंसंट्रेशन थी वो कितनी बची रहेगी, तो वो हम कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन बची रहेगी 1 माइनस ए, यानी कि एक में से हम डिसोसिएशन जितना हुआ है उसको माइनस कर दे। डिसोसिएशन कितना हुआ है, ए मात्रा में हुआ है, तो 1 माइनस ए कर दे तो बची हुई मात्रा अभी भी क्या है, ए बी फॉर्म में रही है, यानी कि एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में अभी भी वो मात्रा बची हुई है। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमें द्रव अनुपाती अभिक्रिया की बात करनी है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। द्रव अनुपाती अभिक्रिया मैंने आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। सिंपल सा होता है क्या कि मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, इसको मैंने बता दिया k है, ठीक है, इसका मुझे निकालना है द्रव अनुपाती, तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लेते हैं। हमने काइनेटिक्स में जैसे पढ़ा था कि अगर ए बी है और ये टूटता है ए प्लस और बी माइनस में, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू क्या है, के निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, ए बी और ये
AB कंसंट्रेशन, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारी द्रव अनुपातीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग से कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि साम्य पर कंसंट्रेशन क्या होगी, उस समय द्रव अनुपाती नियम लगाते हैं तो वो क्या लाएगा, तो ये हमें निकालना है। ये मान लो हमारा है यहाँ पे K, ये वाला K, ओके। कंसंट्रेशन अब साम्य पे कितनी है इसकी, CA, ये रही CA, इसकी कितनी है CA अपॉन रिएक्टेंट कितना है, अभी रिएक्टेंट है C1 - A। तो फाइनली आपका क्या हो गया था यहाँ पे, ये हो गया था आपका C²A² बाय C1 - A। तो एक C से एक C कैंसिल हुआ, तो यही वाली वैल्यू आई आपके पास क्या, CA² बाय 1 - A, ठीक है। तो द्रव अनुपाती नियम लागू करने के बाद आपके पास जो K की वैल्यू आई है वो आपको ये मिल गई, ओके। अब K यहाँ पे क्या है, यहाँ पे K है वियोजन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, A क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितनी मात्रा डिसोसिएट हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। और K यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये सारी बात हो रही है, जो अरेनियस ने कहा, जो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में दिया गया, ये सब कुछ जो है वो तनु विलयनों पर, या फिर हम कहें दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, तनु विलयन नहीं सॉरी, जो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उन पर ही एप्लीकेबल है। क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही एप्लीकेबल है दोनों ही लॉ। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, प्रबल विद्युत अपघट्यों पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पार्ट जो है वो डिसोसिएट ना हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से सॉल्यूशन में आयनित हो जाते हैं, तो फिर वहां पे तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो अनडिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है, तो ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अरेनियस ने कहा कि इक्विलिब्रियम रहेगा मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा ही नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो तो पूरा डिसोसिएट होके आयंस ही बना देगा, मॉलिक्यूल तो रहेगा ही नहीं। तो ये दोनों फिर जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, अरेनियस और ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इन पे एप्लीकेबल नहीं होते, पूर्णतः असफल रहे। तो इसीलिए फिर एक नया समीकरण दिया गया, यहाँ पे नया सिद्धांत दिया गया जो सिर्फ प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए था। यहाँ पे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ और अरेनियस लॉ की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, तो वो था यहाँ पे डिबाई-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम डिबाई-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाम से जानते हैं, ओके। या फिर बाद में जो है थोड़ा सा करेक्शन किया था ओनसेगर ने, तो इसे डिबाई-हकल ओनसेगर इक्वेशन भी कह सकते हैं। वो इक्वेशन बाद में आएंगी, सबसे पहले तो डिबाई और हकल ने यहाँ पे बात की थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओके। तो वैसे मैंने बता ही दिया यहाँ पे क्या डिबाई-हकल सिद्धांत लागू होता है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, ओके। ये भी बता दिया कि ये असफल रह गए थे दोनों, ओके। अब यहाँ पे बाद में जब आया ओनसेगर, तो ओनसेगर ने यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस की, एक टर्म इंट्रोड्यूस की कि यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। किसमें, प्रबल विद्युत अपघट्यों में इंटर आयनिक अट्रैक्शंस जो है वो होते हैं। तो उसको हम फिर बाद में इक्वेशन में देखेंगे कि किस तरह से वो अफेक्ट करते हैं, और इनके जो कुछ अभिग्रह थे, जो पोस्टुलेट्स थे, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देख लो कि कौन कौन से होते हैं। सारे आयनिक ठोस जो है लगभग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, ये Na2SO4 हो गया, NaOH हो गया, ये सारे के सारे जो है वो लगभग आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कहाँ से पता चला, एक्सरे एनालिसिस से इनको पता किया गया। और यहाँ पे ये भी पता चला कि इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ठीक है, क्रिस्टल्स आपने सॉलिड स्टेट 12th में पढ़ी होगी, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहते, उनमें ये इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहते,
पूरे क्रिस्टल में ये आयंस की फॉर्म में ही रहते हैं, आयंस की फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मॉलिक्यूलर साम्य की तो बात ही नहीं आती, ना ही ओस्टवाल डाइल्यूशन की बात आती है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही इक्विलिब्रियम पर जो डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से एक चीज पता चली कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते ही नहीं है, वो तो आयंस की फॉर्म में ही रहते हैं क्रिस्टल्स में भी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट, ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन उसका। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1, सभी प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, बार बार बता दिया, ठीक है। हालांकि रमन स्पेक्ट्रा और एक्स किरण विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों का सूक्ष्म भाग अवियोजित रहता है। देखो ये बात ना कोई कंफ्यूज करने की, सिंपल, इतनी कम मात्रा की नेग्लिजिबल, ओके, इतना पार्ट जो है वो अनडिसोसिएटेड रहता है कि जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, ना कैलकुलेट कर सकते किसी तरीके से। तो यहाँ पर पूरी तरह से माना जाता है कि पूरा का पूरा प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो डिसोसिएटेड ही रहता है, और ये किस फॉर्म में रहेगा, A+B-। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य सभी तनुताओं पर पूर्णतः आयनित होता है। आप कितना भी वाटर ऐड कर दे, ये पूर्णतः आयनित होता है, या फिर कितनी ही कंसंट्रेशन बढ़ा दे सॉल्यूशन की, उस केस में भी आयनित ही रहते हैं। ओके, दूसरा है यहाँ पर कि एक ना ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला होता है एक, जो उनकी चालकताओं पर निर्भर करता है, लैम्डा वी बाय लैम्डा इनफाइनाइट। अब ये जो लैम्डा वी बाय लैम्डा इनफाइनाइट है, ये क्या होता है कि लैम्डा इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है वो चालकता कितनी है, और वी वॉल्यूम पर जो है वो चालकता कितनी है, उसके बारे में बताता है। इनफाइनाइट पे तो क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट जो है वो क्या हो गया है, आयनित हो गया है, और वी वॉल्यूम पर मतलब कि कुछ पार्ट जो है आयनित नहीं हुआ है, इसके बारे में ये बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताता है। बट ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में वीक इलेक्ट्रोलाइट के, पर यहाँ पे जो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट का जो केस है, इसमें ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में नहीं बताता। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ अनंत तनुता और कुछ पर्टिकुलर तनुता पर चालकताओं के अनुपात के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे चालकताओं के अनुपात के बारे में बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पोस्टुलेट। नेक्स्ट है कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। जब मैंने आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ाया था, तब मैंने वहां पे भी बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि वहां पे जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो है वो क्या कहते हैं उससे, कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है। पर यहाँ पे भी प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी यही होता है, जैसे जैसे यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आयंस को जो है वो फ्री मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया है। अब क्या, जो भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे, मान लो NaCl लिया था, तो इन NaCl को जो है अब फ्री मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया है, तो ये बहुत तेजी से भागेंगे और इस वजह से ये कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेंगे, ठीक है। दूसरा और केस क्या है कि अगर आप सांद्रता बढ़ा दे तो, यानी कि NaCl की मात्रा ही बढ़ा दे तो जो है उस केस में कंडक्टिविटी घटती है। क्या होती है? कंडक्टिविटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि अब इन आयंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे सॉल्यूशन में, और जब आयंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत काम कर रहे हैं, और ये वजह होती है कि ये इन आयंस को एक दूसरे को मूव करने से रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनकी गतियां जो है, इनकी स्पीड जो है वो भागने की कम हो जाती है, और इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। ओके, तो थर्ड पोस्टुलेट था ये। फोर्थ पोस्टुलेट यहाँ पे क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के आयन कूलाम नियम का पालन करते हैं। ओके, वही जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, कूलाम का लॉ। कूलाम का लॉ क्या है कि जो आपके आयंस है प्लस और माइनस, ओके, उनके बीच में जो ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो किसके बराबर होता है? उन आयंस पर लगे हुए चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के तो बराबर होता है।
और उसको अगर डिवाइड कर दे उन आयंस के बीच की दूरी के, ठीक है, क्या कहेंगे हम, आयंस के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कूलम का लॉ यही कहता है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ पोस्टुलेट। सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कूलम्स के लॉ को फॉलो करते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि फिफ्थ लॉ क्या है। फिफ्थ पोस्टुलेट, प्रबल विद्युत अपघट्य प्रत्येक आयन विपरीत आवेश वाले आयनों के आयनिक एटमॉस्फेयर से घिरा होता है। यदि केंद्रीय आयन धनायन है तो वो ऋणायन द्वारा घिरा होगा। सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे देखो ये Na+ है, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक आयन इसका जो काउंटर आयन होगा उससे घिरा हुआ रहेगा। जो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है ना सॉल्यूशन में, तो वो इसका प्रत्येक आयन अपने काउंटर आयन द्वारा घिरा हुआ रहेगा। एक आयनिक एटमॉस्फेयर बना रहेगा उसके आसपास। जैसे Na के आसपास रहेंगे क्लोराइड, इसी तरह से क्लोराइड के आसपास क्या रहेंगे, Na+। तो इस तरह से एक आयनिक एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं आयंस एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, तो ये था कि आयनिक परिमंडल बना के रखता है। तो यहाँ पे डिबाय-हगल-ऑन्सेगर जो थ्योरी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट ये पोस्टुलेट है प्रबल इलेक्ट्रोलाइट को लेके। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स पर विद्युत क्षेत्र लगाए तो आयंस किस तरह से मूव करते हैं और वो मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड पर किस तरह से मूव करते हैं और इनकी गतियों को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इनकी स्पीड को प्रभावित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने सेल पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है, ये आपका कैथोड होता है, ये आपका एनोड होता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है बाहर से कोई यहाँ पे कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये आयंस जो है वो दौड़ने लगते हैं अपने अपने अपोजिट साइड में। ओके, ये जैसे माइनस अपने अपने अपोजिट साइड में दौड़ने लगते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके जो आयंस हैं, इन पे इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करेंगे तो ये आयंस जो है वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पर जो है वो मूव करेंगे। मूव करते टाइम इनकी स्पीड को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं वो हमें देखना है। फाइन, ये भी किसका पार्ट है, इसी थ्योरी का पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है रिलैक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट। रिलैक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि हर आयन के साथ जो है वो एक आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है उसके आसपास, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे, ये देखो ये प्लस के आसपास एक आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया। ऐसे ही रहेगा इलेक्ट्रोलाइट अपने सॉल्यूशन में। ओके, अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसको मूव करना है माइनस की तरफ, मान लो, ठीक है। जैसे कि ये प्लस वाला है, इसको मूव करना है माइनस की तरफ यहाँ पे। अब ये खुद माइनस से घिरा हुआ है, ये मूव करेगा इधर, ये क्या करेगा, इसको इस प्लस की तरफ मूव करना है, इस सारे माइनस को इस प्लस की तरफ मूव करना है। तो ये सारे माइनस मिलके इस प्लस की गति के लिए अवरोध पैदा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जितनी तेजी से इधर बढ़ना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता है। किस लिए, इसके अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है, रिलैक्सेशन फोर्स कहते हैं उसे हम। ओके, तो ये क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इस आयनिक एटमॉस्फेयर के कारण होता है, ऑपोजिट आयंस वाले आयनिक एटमॉस्फेयर के कारण होता है, जो इसकी गति को, इसकी स्पीड को जो है वो कम कर देते हैं। और ये जो अपोजिट फोर्स लग रहा है ये रिलैक्सेशन फोर्स कहलाता है, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है इसे हम रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं या फिर एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब इसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखना है। ये जो रिलैक्सेशन फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे ये, ओके। यहाँ पे सब जो नोटेशंस है उनके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। डी यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, यानी कि H2 लिया है तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। V यहाँ पे क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कितना ग्रेडियंट का पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके बाद जो है
वो डी बाई के क्या है, यहाँ पे डी बाई लेंथ है। ओके, आयनिक परिमंडल की मोटाई यहाँ पे जो चारों तरफ बना था, तो ये मोटाई कितनी थी, फाइन। इसके बाद बोल्ट्जमान कांस्टेंट है कैपिटल के, यहाँ पे जेड आई आयनिक की वैलेंसीज है। इसके बाद एप्सिलॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो W है या फिर जिसे हम ओमेगा कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये रहा। और इसमें जो ये Q दे रखा है, ये चार्ज की वैल्यू, ठीक है, ये Q की वैल्यू ये रही, फाइन। तो ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सबकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑनसेगर ने दिया था रिलैक्सेशन फोर्स का ये फॉर्मूला। ओके, आपको याद रखना है बस, इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये तो हो गया रिलैक्सेशन फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। क्या, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। दूसरा और कौन सा कारण है जो इसकी गति को इफेक्ट करता है, तो दूसरा कारण है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का भी यहाँ पे सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो आयंस गिरे हुए थे ना, ये प्लस के ऊपर माइनस हो सकता है, माइनस के ऊपर प्लस, ठीक है। तो ये जो आयंस गिरे हुए थे, ये जो पूरा परिमंडल बना हुआ था यहाँ पे, आयनिक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, ये माइनस है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है ना, ये सारा इस तरह से था। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि जो आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट, क्या लिया है, सॉल्वेंट, ठीक है, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आकर भी इस पे जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएंगे, H2O के, मान लो H2O लिया था, तो H2O के मॉलिक्यूल और आके जुड़ जाते हैं, इसको घेर लेते पूरा तरह से, इस तरह से। ओके, एक तो बना हुआ ही था आयन यहाँ पे, ठीक है, आयन का परिमंडल, उस पे आके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी आके जुड़ गए, फाइन। अब प्रॉब्लम हुई, अब ये इतना बल्कि हो गया है कि इसको मूव करने, कितना भारी, मान लो कोई चीज भारी है तो उसको मूव करने के लिए कितना प्रॉब्लम होती है। ओके, तो यही वजह है कि यहाँ से भी अब इसको, इस आयन को जाना है यहाँ पे माइनस वाले इलेक्ट्रोलाइट पे। अब इसको इसकी तरफ मूव होने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, आसानी से मूव नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही मूव करना चाहेगा, यहाँ पे जो है इन आयंस के बीच में, ये जो माइनस आयन का परिमंडल था, ये सॉल्वेंट के बीच में और इसके बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। और जितना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, ये स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा, स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। ओके, तो ये एक और कारण है कि जो आयंस है उनकी स्पीड कम क्यों हो जाती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के कारण। ये जो इफेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स के कारण होता है, ठीक है, ये किस कारण होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स के कारण होता है, इसे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिबाई हकल ने स्टोक नियम के अनुप्रयोग से आयत आयन की गति पर विद्युत कण संचलन का परिणाम ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संबंध दिया, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है किसी आयत आयन के लिए, किसी आयत आयन के लिए, ठीक है, यानी कि प्लस के लिए या माइनस के लिए या Na प्लस के लिए या Na क्या कहते हैं उसे, SO4 2 माइनस के लिए, मतलब किसी भी आयन के लिए जो है वो आप इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स को जो है वो यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था दोनों फैक्टर जो आयंस की गति को अफेक्ट करते हैं जब उस पर इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस की जाती है, फाइन। अब हमें फाइनल फॉर्मूला निकालना है और फिर ग्राफ से पता करना है कि किस तरह से जो है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को ये अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इन दोनों को यूज करके, इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके फाइनली यहाँ पे बाद में, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये देख लेना आप कि नोटेशंस का मतलब क्या है। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, क्या ही जो है आयंस की गति में विरोध करने वाला घर्षण प्रतिरोध गुणांक है, यानी कि सॉरी कोफिशिएंट और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे शीतलन एवं विद्युतकरण संचलन प्रभावों के आधार पर, यानी कि जो हमने रिलैक्सेशन और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पढ़ा है उनके आधार पर डिपाई हकल ओंसेगर ने एक
फॉर्मूला दिया यहाँ पर, उसकी व्युत्पत्ति की किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। ये फॉर्मूला दिया फाइनली डिबाय हकल ऑनसेगर ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, इसके अंदर नहीं घुसना है कि ये कैसे आया, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए a से लिख दिया। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ये भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये सारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह। ओके, ये नीटा, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट वगैरह। तो यहाँ पे ये इसको कर दिया हमने b से इंट्रोड्यूस, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमने इसको कर दिया सिंप्लीफाई, हमने इसको कर दिया सिंप्लीफाई। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हमारी। अब देखते हैं कि ये जो a है, मान लो इसको हमने सॉल्व किया है पूरी तरीके से, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे वैल्यू आई थी 60.2। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, और b की आई ये। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई किया हमने मोलर कंडक्टेंस के लिए। ओके, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई है, लैम्डा एम नोट माइनस 60.2 प्लस 0.229 लैम्डा एम नोट और रूट सी। ओके, ये आया हमारा फाइनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है, इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। किस तरह से, देखो आपको मैंने बताया हुआ है बहुत बार कि यहाँ पे लीनियरिटी का फॉर्मूले से आप सब जानते हैं, लीनियरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, ये लगेगा y इज इक्वल टू, ये होगा एम एक्स प्लस सी। ओके, ये माइनस है तो माइनस, मतलब कि ग्राफ डिक्रीज होगा। x क्या रहेगा, x होगा लैम्डा सी, ठीक है, और y रहेगा लैम्डा m अंडर रूट सी, सॉरी x रहेगा अंडर रूट सी और y रहेगा लैम्डा m। ओके, और ये क्या है, इंटरसेप्ट, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, फाइन। और ये हमारा बीच का स्लोप रहेगा, फाइन। अब स्लोप में देखो, ये भले ही कांस्टेंट है दोनों, पर लैम्डा एम नॉट कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी, उस हिसाब से ग्राफ भी हमारा चेंज होगा, स्लोप भी चेंज होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कि ग्राफ अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, सॉरी कैलकुलेट तो क्या ही करोगे, प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो ये लैम्डा एम और ये रूट सी, ये सारे के सारे क्या है। अब ये नहीं है, इसमें ये मत सोचना कि सबको एक ग्राफ में, नहीं, अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं आप। NaCl के लिए ये वाला ग्राफ आएगा, AgNO3 के लिए ये वाला आएगा, KCl के लिए ये आएगा, HCl के लिए ये आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये KCl के लिए इंटरसेप्ट है, ये AgNO3 के लिए इंटरसेप्ट है, ये हाँ ये KCl के लिए इंटरसेप्ट है, ये HCl के लिए इंटरसेप्ट है। ओके, तो इस तरह से आप ग्राफ ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज पता चली है कि इंटरसेप्ट बहुत ही कम आता है, किसके लिए, NaCl के लिए। ओके, जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है NaCl से KCl की तरफ जाते हुए। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है, यूनी इलेक्ट्रोलाइट है, सारे के सारे क्या है, यूनी इलेक्ट्रोलाइट है, सबकी वैलेंसी 1 है। NaCl Na प्लस Cl माइनस, AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस, KCl K प्लस Cl माइनस, HCl H प्लस Cl माइनस, सबकी वैलेंसी 1 है। तो ये यूनी इलेक्ट्रोलाइट्स जो अलग अलग हैं, उन सबके लिए भी आपको ग्राफ जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो बीच में डॉट्स दे रखे हैं ना, ये बता रहा है कि किस तरह से जो है वो वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है किस तरह से। ओके, तो ये सारी वो वैल्यूज है। ग्राफ प्लॉट करना आता है अब तो सबको, ठीक है, तो ये वो वैल्यू, फाइन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डिबाई हकल ऑनसेगर थ्योरी और उसका ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं फाइनली यहाँ पे कि कोलराउसिस लॉ क्या होता है। कोलराउसिस लॉ में देखते हैं हम
कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है उसके एनायन है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है उनके एनायन और उनके कैटायन की जो आयनिक कंडक्टेंस होगी उनका योग के बराबर होगी। कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये जो कंडक्टेंस होगी वो उनके एनायंस और उनके कैटायंस की आयनिक कंडक्टेंस के योग के बराबर होगी। यही है आपका कोलराउस लॉ। ठीक है, यही है आपका कोलराउस लॉ। एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे इन्होंने ये NaCl का। ओके, जैसे कि अगर आपको NaCl का कंडक्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो आपको Na+ का आयनिक कंडक्टेंस पता होना चाहिए और आपको Cl- का भी आयनिक कंडक्टेंस पता होना चाहिए। अगर इन दोनों का आयनिक कंडक्टेंस आपको पता है तो आप इसे ऐड करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl का आयनिक कंडक्टेंस जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आयनिक कंडक्टेंस NaCl का ये होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी कोलराउस लॉ क्या है, ओके, ये फॉर्मूला उनके कैटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टेंस के योग के बराबर होती है अनंत तनुता किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट होता है कि कोलराउस लॉ क्या है। फाइन, ओके, थैंक यू।